बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात फ़िलहाल तअत्तुल का शिकार हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये डेडलॉक जो है वो इसमें पैदा हो चुका है, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि नहीं, इसमें मुस्बत तब्दीली है। और मुस्बत तब्दीली वो इस बात को करार देते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही ये मुज़ाकरात की डेडलाइन जो है उसको 31 जनवरी से आगे बढ़ाने पर रजामंद हो गए हैं। लिहाजा अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुस्बत इनका नतीजा को निकलने की उम्मीद सामने आ गई है या उम्मीद पैदा हो गई है। प्रोग्राम में इस बात पे भी गुफ्तगू करेंगे, और फिर मौजूदा सियासत में बानी पीटीआई का रोल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से सारे मामलात को देखती है, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद होंगे डॉक्टर बाबर अवान साहब, उनसे ये सारी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी मुल्की मईशत के हवाले से कि अगर हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है और आ रहा है, तो ये कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। क्या इस इस्तेहकाम के बाद, मुआशी इस्तेहकाम के बाद गरीब आदमी को भी कोई इस्तेहकाम मिलेगा? क्या महंगाई में कोई कमी होगी? तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करते हैं मुल्की सियासत के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान जनाब बाबर अवान साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। मलिक साहब, आप सियासत के मैदान के पुराने और मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या वजह ये तो बताए ना आज कि आजकल आप बिल्कुल सियासत से अलग थलग नजर आते हैं। कहीं सियासत से दिल तो नहीं बढ़ गया? देखें, सियासत से दिल उसका भरता है जिसके लिए वो कारोबार हो, और कारोबार में मंदा आए तो वो कोई और काम करना शुरू कर दे। जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो लीगो पॉलिटिकल होती हैं, कानूनी, और कानूनी के साथ साथ जो सियासी। मुल्क में सियासत है कहाँ, मुझे ये बताएं। एक आमरीत की फ़िज़ा है, एक फस्तायत की फ़िज़ा है, लोग यहाँ से भाग के बाहर बैठे हुए हैं। जितने लोग थे पाकिस्तान के अंदर जिनको सुना जाता था, उनमें से आप जैसे चंद बाकी रह गए हैं। अब बाकी कसीदा खानी है, बाकी दरबारी माहौल है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉन प्लस हो गई हैं। पब्लिक के पास सिवाय इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रूल ऑफ लॉ की वापसी, और जो बुरे से बुरे हालात रोज़ाना हो रहे हैं उनके ऊपर लोगों की तवज्जो है। तो इसमें जितनी एक्टिविटी हो सकती है वो सिर्फ एक पार्टी कर रही है, आज समेत हमने की है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम बेसिकली अगर मैं ये कहूँ तो ये बेजा नहीं होगा कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नए इलेक्शन की तैयारी के फेज़ में हैं, इसलिए कि बाकी कोई तो बाहर नहीं निकल सकता, कंपेयर नहीं कर सकता, बाकी कोई तो पब्लिक में नहीं जा सकता। तो और ये जो निज़ाम है इसकी उम्र मुझे किसी सूरत में भी कोई, और आप 50 दिन लगा लें या 90 दिन लगा लें, इससे ज़्यादा ये नहीं चल सकेगा। और उसके तीन, जो आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया है कि पॉलिटिक्स, तीन उसके डिनोमिनेटर्स मैं आपके देखने वालों के लिए रखना चाहता हूँ। पहला डिनोमिनेटर ये है कि इस वक्त दुनिया में इस कदर तेज़ रफ्तारी आ गई है कि लोग सारा कुछ छोड़ के अपने लोगों की हालात ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, मईशत बनाने के लिए, मसलन मैं पहले इसकी मिसाल देता हूँ। अमेरिका के अंदर उन्होंने तीन, अपनी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है आज से कुछ दिन बाद, 10-1 दिन बाद आ रही है जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, उसने पहला काम ये किया है कि हम लोगों को अफोर्डेबल डाइनिंग तक पहुंचाएंगे। यानी जो वो आदमी जिसके लिए खाना मुश्किल हो गया है, वो उनकी तरजीह नंबर 1 हो गई है। दूसरी तरजीह उनकी ये है कि जितनी जंगें हमारी प्रॉक्सी लड़ी जा रही हैं, जिनके अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स हम लगा रहे हैं, वो हम नहीं लड़ेंगे। तीसरी उनकी तरजीह ये है कि जिन लोगों के साथ हमारा ट्रेड है उसको हम रीनेगोशिएट करेंगे, उसको हम रीडू करेंगे, और उसके ज़रिए से हम उनके ऊपर टैक्सेशन लगाएंगे। और फिर एक ये है कि 2 जंगों का खात्मा वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है। अब आप आ जाएं बरतानिया में उन्होंने ये तस्लीम किया है कि पिछला जो अभी उनका रीसेंट आधा साल गुजरा है, और पूरा माली साल और आधा साल बहुत बुरा गुजरा है, और पूरा माली साल जो था वो कहते हैं कि स्टेटस को का, यानी उसके दरमियान तरक्की नहीं हो सकी। अब वो सारे दौड़ के जो चाइना के पास चले गए 2 दिन पहले,
उन्होंने फैसला किया कि मैं जा रहा हूँ, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, वो ट्रेड करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के साथ। अब तीसरी बात, इसके तीसरा डिनोमिनेटर ये है कि ट्रेड वहाँ होगा जहाँ नंबर 1 बिजनेस फील होगी, जहाँ बिजली होगी, जहाँ गैस होगी, जहाँ अमन व अमान होगा, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। सबसे ऊपर जो आती है इस पैरामिड में सारी दुनिया के अंदर, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ कुछ लोग हैं, 30 से 50 लोग हैं सारे के सारे, वो कहते हैं कि ये मंत्रा गाए जाओ कि पाकिस्तान तरक्की कर गया, यानी नाक रगड़ के सजदा रेज होके रुकू की हालत से नीचे जाके IMF से $1 अरब लिए, और सिर्फ एक जिद है एक आदमी को शिकस्त देने की, उसकी अना को तोड़ने की और पाकिस्तान के लोगों का फैसला ना मानने की, जिसके नतीजे में सिर्फ IT के ज़रिए से आपने जो बंदिशें लगाई हैं उनका 1.63 बिलियन $1 अरब से जायद $, $1.25 के करीब, वो आपने नुकसान कर लिया। अभी एक जो हफीज़ साहब गालिबन हैं, जो चेयरमैन लगाए PTA के, उन्होंने कहा कि मुझे अब पता चला, वो कहते हैं कि ये जो पाबंदी थी हमने लगाई, वो तो बड़ी बुरी चीज़ थी। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और इमरान खान साहब आपकी बात को बड़े गौर से सुनते हैं और तस्लीम भी करते हैं, तो आप खान साहब को कोई मशवरा नहीं देते इस हवाले से कि पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, उसमें जो मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो इख्तलाफात पाए जाते हैं, शेर अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब में तल्ख कलामी हो, या मुख्तलिफ ग्रुपिंग की जो खबरें आती रहती हैं सामने, तो इस पे आप उन्हें को मशवरा नहीं देते कि इसको भी कंट्रोल किया जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग तो नहीं है, ये वकीलों के ग्रुप्स ज़रूर हैं, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा, और उन्हीं के दरमियान फुलझड़ियाँ चलती हैं जो नहीं करना चाहिए। बोलने वाला जो पहले बोले उसको सब्र करना चाहिए, दूसरा जो बोले उसको दरगुदर करना चाहिए। मेरा तो दोनों के लिए यही मशवरा होता है, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन ये हैविंग सेड दैट, जो इमरान खान है वो उनका इस वक्त जो पाकिस्तान की पूरी सियासत है वो कप्तान के पास, जो उसके हाथ में उसने उसकी सियासत की गेंद है वो काबू की हुई है, और सारे जोर लगा के वो गेंद, जिस तरह कभी कभी आपको याद है होते थे हमारे खिलाड़ी हॉकी के, जो वो कहते थे कि उसने ग्लू कर लिया है, अंग्रेज जो कमेंटेटर थे कहते थे कि उसने ग्लू करके हॉकी साथ लगा ली है बॉल के, और वो किसी को दे ही नहीं रहा। समीउल्लाह थे, कलीमुल्लाह थे, और बहुत सारे लोग थे। तो ये जितने दिनों से उन्होंने बंद किया था, जो बायर इमरान था उससे ज़्यादा वो पावरफुल है, उससे ज़्यादा वो रेलेवेंट है, उससे ज़्यादा वो बड़ा आलमी आइकन है, उससे ज़्यादा वो लोगों के दिलों में गया है, उससे ज़्यादा वो लोगों की उम्मीद के बाद जिद, और जिद के बाद रेड लाइन, और रेड लाइन से आगे जाके लाइफ लाइन हो गया है। लोग इस तरह से उसको रेट करते हैं। मलिक साहब, ये अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला है? जी, उसका नतीजा ये निकला है जी 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 आप कह लें। साहब, मलिक साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत और PTA के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो गुज़श्ता 8-10 रोज से तातुल का शिकार है। ये डेडलॉक की वजह क्या है? क्या हुकूमत संजीदा नहीं, या PTA के अपने लोग भी संजीदा नहीं है? देखिए, मैं आपके सामने हालात रखता हूं ताकि लोगों को समझ आए। पहली बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान वो गुफ्तगू नहीं करते, उस गुफ्तगू पे यकीन नहीं रखते। अब मैं तो इसका मुखालिफ था गुफ्तगू का, पहले दिन भी मैंने दरमियान में भी कहा, आज भी मैं इसका हामी नहीं हूँ, इसलिए कि ये लोगों के मैंडेट के ऊपर उस तरह शबखून मारा गया जिस तरह पहली दफ़ा मशरक़ी पाकिस्तान में मारा गया था। और उसके नतीजे में फिर उसके बाद जब मोहतरमा फातिमा जनाह अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे उनका इलेक्शन हुआ था, तो तब भी लोगों के ऊपर 2 जगह, मशरक़ी पाकिस्तान में एक जगह, मगरबी पाकिस्तान में कत्लेआम किया गया था लोगों का इलेक्शन के दौरान। जो इलेक्शन अक्टूबर में होना था उसको वो फ़ौरन ले आए 20 जनवरी पे जी करते हैं, इसलिए कि हालात ठीक नहीं रहेंगे। हालात का मतलब ये है कि जो बैठी हुई रिजीम थी मार्शल लॉ की, उसकी पोजीशन ठीक नहीं रहेगी। तो ये जो इस वक्त जो हालात हैं एग्जैक्टली बैन ही वही मॉडल है, इसलिए मुझे तो कोई इनकी
मुझे तो कोई इनके साथ बैठने का बिल्कुल भी मैं इसका हामी नहीं था। मैं अंदर में ये बात कहता रहा, आज मैंने खुल के भी कह दिया। उसका सबब है, इन्होंने 2 टीमें बनाई हुई हैं। एक टीम वो है जो टीम मुज़ाकरात खेलती है, उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। मसलन वो क्या फ़ैसला कोई कर सकते हैं, क्या वो कोई कमीशन बना सकते हैं? अगर ये गवर्नमेंट है तो 24 घंटे में कमीशन बना दे। एक मुतालबा इमरान खान का तो मंजूर हो गया, उसके बाद फिर बात की जा सकती है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से। जितना इन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मामले में पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पे मुतनाज़ा बनाया है, इतना इससे पहले पिछले कोई 10 साल में कोई और इशू, मेजर इशू ऐसा नहीं है जो इतना मुतनाज़ा पाकिस्तान को बना सके। आने वाले हालात और मुश्किल हैं, जो अगर मेरे इल्म में है तो इनके इल्म में क्यों नहीं है? अगर वो मेरी तरजीह है, इमरान खान की तरजीह है कि ये हालात ठीक करके हम इसको नेगोशिएट करके और इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो जाए या जो सही नतीजा है उसको मान लिया जाए, तो ये क्यों नहीं करते? अब मैं दूसरी बात पे आ गया, इसलिए नहीं करते कि ये जितने भी आप देख लें, बहुत बड़े बड़े जो दावे करने वाले होते थे ना, कितने हैं पाकिस्तान में? यहाँ स्टेक नहीं है, स्टेक आपका है, आप नहीं जा सकते। लेकिन स्टेक मेरा है, मैं नहीं छोड़ सकता ये मुल्क। लेकिन मलिक साहब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा और ये लोग हैं उनका, सर गुजारिश ये है कि आपके मुखालफीन जो हैं, आपके नाकदीन, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब ये सारी चीज़ें हैं जो पाबंदियाँ या इस तरह की, वो पीटीआई वाले खुद लॉबिंग करके वहाँ पे करोड़ों डॉलर खर्च करके तो पाकिस्तान के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। ये भी तो इल्ज़ाम लगाया जाता है पीटीआई पे। अच्छा, ये करोड़ों डॉलर जो हम खर्च कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से पूरी कौम हमारे साथ है, वो तो करोड़ों डॉलर हो गई। ये 2 अरब खर्च करके इन्होंने ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों को काटने के लिए कोशिश की थी, वो कितनी कामयाब हुई है। देखें, अगर ब्लेम गेम करनी है कि जी करोड़ों डॉलर हम खर्च कर रहे हैं और करोड़ों डॉलर के ज़रिए से लोग हमारे साथ हैं, तो आपके पास तो पूरे मुल्क का अरबों नहीं खरबों का ख़जाना पड़ा हुआ है, और वो ख़जाना आपके बच्चों पे लग रहा है, उनकी प्रोटोकॉल पे लग रहा है, उनकी शादियों के ऊपर लग रहा है। आपके जो कुल्ले बन बन के इंडिया से आ रहे हैं, मशरकी पंजाब से आ रहे हैं, आपके जो सूट बन के बॉम्बे से आ रहे हैं, फिल्म स्टार परेशान हो गए हैं वहाँ पे बेचारे, मॉडल्स हैरान हो गई हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारी तो मार्केट ही मारी जाएगी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की मॉडलिंग शुरू कर दी है मर्दों और ख़वातीन ने, वो सारा पैसा उधर जा रहा है। मैं ये सवाल आपके सामने रखता हूँ, असल क्वेश्चन हैं 3। पहला क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त रजीम चेंज की गई थी, तो रजीम चेंज के साथ कहा गया था कि पाकिस्तान में इस्तेकाम पहले आएगा, तरक्की पहले होगी, इलेक्शन उसके बाद होगा। उसके नतीजे में आपने इलेक्शन बर वक्त नहीं कराया, आइन तोड़ा गया, हर दफ़ा मुख्तलिफ एक्सपीडियंसी और सियासी ज़रूरतों के तहत ये नहीं हुआ, उसका नतीजा ये निकला है। अब एक पहलू ये हो गया। दूसरा ये कहा गया था कि पाकिस्तान में इतने डॉलर आएंगे, आप सारी दुनिया घूम के आ गए, आपका कासा इतना बड़ा है, जिसके बारे में एक अरबी का वो पुरानी को कहानी थी, अब वो नए तरीके से यूं पेश की जा सकती है कि बादशाह के दरबार में जाके गदागर ने कासा रखा, उसने उस पर अपना हार डाला, वो नहीं भरा, अशरफियाँ ला के डाली नहीं, पूरा खजाना डाल दिया, नहीं भरा, उसने अपना ताज गदागर को पहनाया, उसके सामने नीचे ज़मीन पे बैठ गया, कहता है तुम्हें अल्लाह का वास्ता है ये बताओ ये किस जादूगर का कासा है? तो उसने कहा ये शरीफ बरादरान का है, ये तो सारी दुनिया नहीं भर सकती। क्या नतीजा निकला है? अच्छा जी, तीसरी बात मैं जरूरी कहना चाहता हूँ। जी जरूर करें सर। तीसरी बात यह है कि ये मुल्क 40, 30, 50 लोगों का नहीं है, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसको कौन फतह कर सकता है? आप ना किसी को खरीद सकते हैं, ये वो दौर आ गया है, सिवाय उनके जो नस्ल दर नस्ल फरोख्त होते हुए आए हैं। वो पहले मार्शल लॉ से लेके आखिरी मार्शल लॉ तक, वो पहली फस्तायत से लेके आखिरी फस्तायत तक, वो पहले जुर्रू, ठप्पे, धांस, धोंधली, धन से जो इलेक्शन जीतने वाले हैं, धांधली, वो उससे लेके आखिरी तक, सिवाय उन लोगों के जितने मैंने आपके सामने गिन दिए, बाकी लोग वहाँ से गुजर गए जहाँ कोई डरता था, वहाँ से गुजर गए जहाँ कोई भागता था, वहाँ से गुजर गए जहाँ कोई कहता था। सारा जोर लगा लिया ना इमरान खान की, आपने माफ़ी मंगवा ली, पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है ना। देखें, सिविलियंस जितने मर्जी कमज़ोर हों, असल ताकत सिविलियंस की है। ये पाकिस्तान को चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आई डोंट डू प्रिडिक्शंस, बट मेरा विजदान कहता है कि पाकिस्तान में जो तब्दीली इमरान कहते थे ना,
आ नहीं रही, आ चुकी है, आ गई है। मैं भी कहता हूं तब्दीली आ रही है इंशाअल्लाह। इट्स मैटर ऑफ वीक्स एंड मंथ्स। नाज़रीन, डॉक्टर बाबर अवान साहब से गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो है वो जिक्र किया कि आप तो वैसे मुज़ाकरात के हक में नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ने मुज़ाकरात की जो पहले डेडलाइन थी 31 जनवरी, उसमें तोसी पर इत्तफाक किया है। आप क्या समझते हैं कि ये मज़ीद मुज़ाकरात जो हैं ये मज़ीद ताख़ीर का शिकार होंगे या ये इनमें से कुछ निकलेगा भी? देखें, बॉलिंग तो है कप्तान के हाथ में, बैटिंग भी है कप्तान के हाथ में, फील्डिंग भी है कप्तान के हाथ में, और कप्तान तक ये रसाई नहीं दे रहे कमेटी को। आपके सामने है कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और ये खेल रहे हैं कि एक नया मुकदमा है उसमें सजा देंगे। उस मुकदमे के फैसला होने से कि 2 तारीखों के दरमियान में कुछ दिन पहले मैं मिला इमरान खान से, वो कहते हैं मैं चाहता हूं ये मुकदमा वो फैसला करें ताकि दुनिया देखे कि किस तरह के ये मुकदमात हैं, किस तरह ये चलाए जा रहे हैं, किस तरह से इनके फैसले किए जा रहे हैं। प्राइवेट लोग बैठ के ट्वीट करते हैं कि आज फैसला नहीं होगा, तारीख पड़ गई। हम तो सुबह जाते हैं कोर्ट में जब इमरान के पास, तो पता लगता है तारीख पड़ गई। इनको पहले पता होता है। ये वो सिस्टम है जिसके नीचे से मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इमरान खान है उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उसका ज़ाती मुफाद कोई है ही नहीं। उसको आप बनी गाला नहीं बिठा सकते, उसको आप पेशावर ले जाके नहीं बिठा सकते, उसको आप बाहर ले जाके नहीं बिठा सकते, इसलिए कि उसने फैसला किया हुआ है कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए हकीकी आज़ादी की इस जंग में कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है सिवाय इस जंग के मंतकी अंजाम के, जो रूल ऑफ लॉ है और सियासत में से तमाम इदारों को बाहर निकाल के करना है। इससे वापस आना पड़ेगा हमें। ये फरमाइएगा कि बानी पीटीआई ने तो अब कह दिया मुज़ाकराती कमेटी को कि आप तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात मुज़ाकरात कमेटी को दे दें, लेकिन अब अभी तक ये तहरीरी तौर पे कमेटी दे क्यों नहीं रही? ये पहली बात तो यह कि गवर्नमेंट क्या मुज़ाकरात करना चाहती है वो दे दे ना। मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कहा है। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने इन लफ्ज़ों में कहा है। वो 2 मुतालबात अपने बताते हैं, लिख के दें। क्या होता है, लिख के दें, फिर उसके बाद आप नीचे से एक और जुमला डालेंगे, कहें जी ये इन्होंने माफ़ीनामा मांग लिया, हम एक्सप्लेन करते रहेंगे बैठ के 2 साल और। ये तो माफ़ीनामों के माहिर हैं। ये लिख के गए थे जद्दा और मुकर भी गए थे, फिर प्रिंस मिकरन को आना पड़ा था पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इनका क्या ताल्लुक है सियासत से? ये पैसे बनाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान इनकी चरागाह है, लोगों को ये गुलाम समझते हैं। आप देखते नहीं कि जिनकी शादियों की तस्वीर भी कोई नहीं है, वो किस तरह ये मजाक कर रहे हैं, शुगल लगा रहे हैं लोगों के साथ। नहीं किया जा सकता इस दौर में। डॉक्टर साहब, अभी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वज़ीर दिफा, वो तो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए ना तो कोई दबाव है और ना ही हुकूमत ने बानी पीटीआई को कहीं मुंतकिल करने की किसी तजवीज़ पे को गौर किया या को पेशकश की है। आप क्या कहते हैं, वाकई क्या हुकूमत की तरफ से ऐसी को पेशकश की गई है? देखो, असी दोवें पंजाबी हैं, फिर रोंदे क्यों? सही। दबाव किसने कहा है? दबाव है, हम तो मजलूम हैं, कौम तो महकूम है, जो अदलिया है मजबूर है, जो मीडिया है उसके ऊपर सेंसरशिप है। तो किससे घबरा रहे हो, ये बताएं तो सही ना। असल बात यह है कि जो कुछ ये वजीर कहते हैं, वजीर बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस बातें करते हैं। ये सिर्फ एक खौफ है एक आदमी का, और उस आदमी से डरते हुए ये आलमी दबाव वाली कभी कहानी, कभी पैसे लगाओ वाली कहानी। आप इनके जो अब ये मुहिम जो आपके सामने ला रहे हैं, जो कार्टून बना के लाएंगे, आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे कि ये पागल तो नहीं हो गए इमरान खान की गम में। ये तो पटड़ी से उतर गए हर तरीके से भी, ज़हनी तौर पे भी कल्लाश लोग बैठे हुए हैं। इनका इमरान यानी पिछले जब से रिजीम चेंज हुई है कोई गुफ्तगू ही और कोई नहीं है। इमरान खान अंदर कर दो, इमरान खान ने 75 साल हुकूमत की, इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया।
इस तरह पता लगता है कि लियाकत अली खान के बाद इमरान खान बरसर इख्तिदार। अच्छा अपना इनको याद कोई नहीं है। 1984 से उड़ाने पाकिस्तान शुरू हुई थी जब खजाने की चाबी पंजाब में मिली थी। कहाँ 84, कहाँ 2024, 3 नस्लें दरमियान में कोई बूढ़े हो गए, कोई आगे चले गए, कोई जवान हो गए। डॉक्टर साहब, आप हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं और हुक्मरानों के इंतहाई करीब भी रहे हैं। मुझे ये फरमाइएगा, क्योंकि आप इस मैकेनिज्म को समझते हैं, क्या ट्रंप जब 20 जनवरी को हलफ उठा लेंगे, हुकूमत संभाल लेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तानी सियासत में कोई तब्दीली देखते हैं आप? देखिए, 3 जगह तब्दीली आएगी नई एडमिनिस्ट्रेशन से। एक तो मैं सीरियसली देख रहा हूं कि इस्राइल अपनी जिद पे अड़ेगा और अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस तरह के पैसे नहीं खर्च कर सकती। आपने जो लॉस एंजलिस में बड़ा नुकसान हो रहा है, इंसानी जानें भी गई हैं और माल का भी नुकसान हो रहा है, तो वहाँ का जो मीडिया और सोशल मीडिया वो बाकायदा बना रहे हैं कि ये गज़ा है, इसमें 2000 पाउंड का बम मारने के लिए आपके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो आप देते हैं, और ये लॉस एंजलिस है, ये हमारे घर जले हुए हैं और वो बस्तियां भी जली हैं, ये बस्ती जली है, इस बस्ती को बचाने के आपके पैसे वो यहाँ लगाने के बजाय आप गज़ा पे लगा रहे हैं। ये बड़े पैमाने पे शुरू हो गया अमेरिका के अंदर भी। इसलिए उनको वो जो जंग ख़त्म करने वाली बात है उसका मेरे ख्याल में उसकी तरफ बहुत तेज़ी के साथ वो बढ़ेंगे। एक यूक्रेन की जंग और दूसरा इसराइल को भी। फार्मूला क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसराइल ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो शाम के अंदर चेंज आई है उसके ज़रिए से। और सुप्रीम ये जो हमारी वहाँ के जो अफवाज हैं जो लड़ रहे हैं उनसे भी वो डरे हुए हैं। और फिर साथ ही ये कि सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पे और यूएई और दूसरे जो ममालिक हैं उसको दोहा ग्रुप कहते हैं, वो भी 1 महीने में 3 बयान जारी कर चुके हैं कि इसराइल के तोसी पसंदाना जो ग्रेटर इसराइल की बात वो कर रहा है। वो एक। दूसरा आ जाइए पाकिस्तान। पाकिस्तान मैटर कहाँ पे करता है? सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की सरजमीन मैटर करती है। लोग कौन से हैं जिनको वो जानता हो? कोई जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उनको क्या पता है शहबाज शरीफ कौन है, उनको क्या पता है नवाज शरीफ कौन है? वो गूगल करेंगे पानामा निकल आना है, वो गूगल करेंगे तो और निकल आने इनके असासे जहाँ जाए दुनिया के अंदर। तो इसलिए उनकी जो मेमोरी है वो मेमोरी ये है कि पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। पहला ये कि हम वहाँ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब, आपके पुराने दोस्त मुशाहिद हुसैन सैयद साहब तो कहते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदे को जानता है और उसका नाम इमरान खान है। जी, मैं आपको मैंने थोड़ा सा उस वाइडन किया। मुशाहिद ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात की मैं तस्दीक करता हूँ। पाकिस्तान हैज़ अ ग्लोबल क्रिकेटर या आप कह लें ग्लोबल फेस जिसका नाम इमरान खान है। और वो साथ ये है कि मैंने उसके साथ काम किया है, वो बड़ा अच्छा आदमी है, वो उसके फ़ैन भी हैं। वो जिस तरह बरतानिया में हर दूसरा वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़ैन है, दुनिया में जितने आज़ादी पसंद लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो इसकी तरफ देखते हैं पाकिस्तान में। उनकी तो मेमोरी में ही कोई नहीं है। तो इसलिए जो चेंज अमेरिका के अंदर आएगी स्ट्रेटेजिकली, आपको पाकिस्तान को उसमें एक रोल अगर कोई मिलता है तो वो इसी तरह से मिलता है कि यहाँ से जितने भी ज़ाब्ते हैं जुल्म के वो ख़त्म किए जाएं, लोगों की आवाज़ सुनी जाए, रूल ऑफ लॉ हो और सही लोग इक़्तिदार में आएँ। उसके लिए 2 रास्ते हैं, एक नए इलेक्शन हो सकते हैं और दूसरा ये है कि जो अब तो काफ़ी सारे केसेस चूँकि टेक्निकली उनको डिफ़ॉल्ट में डाला जा रहा है, डिसमिस भी किए जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी उसमें लाई गई है, लेकिन इस तरह से मसला हल नहीं होने वाला। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में जो एक डिप्टी सेक्रेटरी उसके कहने के ऊपर रिजीम चेंज तो आ जाएगी ये कहते हैं, तो कहते हैं वहाँ रिजीम चेंज आएगी, पाकिस्तान के अंदर कोई उसके असरात नहीं होंगे। असरात तो होंगे। डॉक्टर बाबर अवान का कहना है कि अमेरिका में अगर तब्दीली आएगी और ट्रंप इंतज़ामिया अपने मामला संभालेगी तो उससे यकीनी तौर पे आलमी सियासत में भी तब्दीली आएगी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी इसके असरात जो हैं वो सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मईशत के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया आज प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल मुआशी इस्तेहकाम के जो दावे किए जा रहे हैं, इनमें कितनी हकीकत है और फसाना कितना है? देखें, इक्तिसादी पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक, इस्तेहकाम की जो आप बात कर रही हैं, स्टेबलाइजेशन, उसको समझना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि इक्तिसादी तौर पे आपका हुजम बड़ा कैसे हो सकता है। तो जब हम स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो जितना भी प्रोग्राम IMF के साथ पाकिस्तान ने किया है, जो लेटेस्ट प्रोग्राम है, और इससे पहले स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, और इससे पहले हम कोई 24-25 प्रोग्राम IMF से कर चुके हैं, वो तमाम के तमाम प्रोग्राम स्टेबलाइजेशन के ऊपर थे। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी जो करेंसी है वो कुछ स्टेबल हो जाए, इंटरेस्ट रेट्स आपके नीचे आ जाएं, इन्फ्लेशन आपकी कम हो जाए, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन, जो कि तकरीबन इस वक्त स्टेबलाइज तरीके में कोई 2-2.5% है। सो ये स्टेबलाइजेशन के तमाम इंडिकेटर्स हैं, जो IMF प्रोग्राम की वजह से स्टेबलाइज तो हो गया, और उसकी कीमत जो है वो अवाम ने उठाई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी अवाम ने बर्दाश्त की हैं, टैक्सेस का हजूम जो है वो भी अवाम पे गिरा है, सेल्स टैक्स से लेके इनकम टैक्स, वो तमाम का तमाम अवाम और बिज़नेस पे लगा है। और अब हमें ऐसी सिचुएशन में है कि एक बहुत लो लेवल इक्विलिब्रियम में हम स्टेबलाइज हुए हैं कि अगर 2-2.5% हमारी होगी GDP ग्रोथ, तो हमारे तो बहुत ज़्यादा नौजवान हैं जो वर्कफोर्स में आना चाहते हैं। तकरीबन हर साल 30 लाख के करीब नई नौकरियों की ज़रूरत है। तो वो ग्रोथ जो है उस किस्म की नौकरी लेने के लिए वो 7-8% की हमें ग्रोथ चाहिए कि इतने जॉब्स बने और लोग जो हमारे बच्चे आते हैं उनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अब हम देख रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, सबकी कोशिश है कि किसी तरह से हम बैरून मुल्क चले जाएं, और बैरून मुल्क बड़े मुश्किल होता है जाना, लीगली जाना तो तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। तो आप किश्तियों वगैरह में बैठ के जाते हैं, बीच में वो डूब भी जाती हैं, आपके साथ बहुत से हादसे भी होते हैं, आपको जो ये स्मगलर्स हैं वो भी बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो बड़ी एक दर्दनाक सी कहानी है। डॉक्टर साहब, आपने जो ये सारी गुफ्तगू की है, ये पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तो शायद समझ जाएं, लेकिन एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी तो ये जानना चाहता है कि अगर स्टेबलाइजेशन है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो भी चले 2-2.5% ही सही लेकिन हो गई है, तो लेकिन उसके असरात आम आदमी तक कब तक पहुंचेंगे? लेकिन ना उसके असरात तो आम आदमी पे पड़ रहे हैं ना। उसके असरात ये हैं कि आम आदमी की आमदन जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, क्योंकि इस असना में तकरीबन 30-35% महंगाई भी हुई है, अब आके वो 4-5% पे आई है। लेकिन इस दौरान आपकी आमदन तो नहीं बढ़ी उस तरीके से जिस तरीके से महंगाई हुई है। सो आम आदमी के लिए तो सिर्फ एक चीज़ है कि उसकी परचेसिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो अपने बिजली के बिल नहीं अदा कर सकता, वो बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं अदा कर सकता, बच्चों के कपड़े नहीं ले सकता, खाना नहीं ले सकता, जूते नहीं ले सकता। तो ये एक बहुत जो है ख़तरनाक सिचुएशन है। अब अगर आम आदमी तक कोई फ़ायदा होना है तो वो सिर्फ एक ही है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर आया है वो तो 0.921% से भी कम पिछले क्वार्टर में हुई है। लेकिन आपको चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ किया जाए किसी तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज़ करने के लिए
आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने उड़ान पाकिस्तान में बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि उन्होंने एक्सेलरेटर के ऊपर पाँव नहीं दबाना और उन्होंने ग्रोथ नहीं करनी, क्योंकि ग्रोथ अगर वो करेंगे तो ये स्टेबिलिटी फिर खाक में मिल जाएगी। अच्छा तो इसका मतलब क्या है? जी सर, डॉक्टर साहब आपने अभी जिक्र किया महंगाई का। हुकूमत बिजली सस्ते करने के दावे कर रही है और IMF के पास भी जा रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि IMF हुकूमत को इजाज़त दे देगा कि बिजली सस्ती की जा सके? देखें, ये समझने की बात है कि IMF आपको ये कहता है कि आपने जो भी अखराजात करने हैं, और उसमें सब्सिडी भी शामिल है कि अगर आपने कोई किसी को रिलीफ देनी है, अगर एक चीज़ 100 रुपये की है और उसको आप 50 रुपये में देने को तैयार होते हैं, तो वो आपको उसका पूरा करना पड़ेगा टैक्सों के ज़रिए। सो आप जो मर्ज़ी करें, आप अखराजात जितने मर्ज़ी करें, लेकिन अखराजात आपने टैक्स से पूरे करने। सो बेसिकली अगर आप बिजली की कीमतें कम करेंगे और बिजली की कॉस्ट जो है प्रोड्यूस करने की वो वहाँ की वहाँ ही रहेगी, तो फिर आपको कोई और टैक्स लगाना पड़ेगा ताकि वो आप अपना खसारा पूरा कर सकें। और टैक्स इस वक्त हमारे लिए अज़ाब जान बना हुआ है सबके लिए, और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा मसले हैं कि एक तरफ बिजली भी बहुत महंगी है, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल्स भी इम्पोर्टेड जो हमें बहुत ज़रूरत होती है वो नहीं आप ले सकते, और एक्सपोर्ट्स आपकी उस तरह से बढ़ नहीं रही। तो फिर ये कैसे सारा कुछ होगा? और ये डायलेमा है पूरे हुकूमत के डिसीजन मेकर्स पे कि एक तरफ उड़ान पाकिस्तान में हम कहते हैं कि हम 6-7% तक ग्रोथ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि मैं एक्सेलरेटर पे पैडल पे नहीं पाँव रखूँगा, क्योंकि मैंने अगर वो पाँव रखा तो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। सो ये जो है एक किस्म का बैलेंसिंग जो है, ये सारी हमारी इस वक्त इकोनॉमिक जो स्ट्रेटजी है उसमें ये डिफरेंसेस हैं कि ग्रोथ की जाए या स्टेबिलिटी में ही रहा जाए। डॉक्टर साहब आपने खुद जिक्र किया, डॉक्टर साहब आपने खुद जिक्र किया अभी कि टैक्स अज़ाबे जाम बन चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी खुद ये फरमा चुके हैं कि टैक्स का निज़ाम जो है वो कारोबारी तरक्की में रुकावट है। तो फिर ये अगर वज़ीर आज़म भी ये समझते हैं और ये इसका इजहार भी करते हैं, तो फिर ये उनसे कौन पूछे कि इस निज़ाम को तब्दील करना या बेहतर करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी, इसमें आप देखें ना कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने तो कहा है कि वो टैक्स टू GDP रेशियो को 13.5% पे लेके जाएंगे या 14% तक, इस फीसद तक लेके जाएंगे, जिसका मतलब है कि इस वक्त अगर 9% पे है तो 4% GDP का और बढ़ेंगे टैक्सेस में, जो कि बहुत बड़ी जंप है। सो वज़ीर आज़म जहाँ पे कह रहे हैं कि ये टैक्स हमें ने तबाह कर दिया है, उस उनके ऑपोजिट ही आपके वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि हम 4% और लगाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव हमारा टैक्स टू GDP रेशियो नहीं होना चाहिए। हमें टैक्सों के बारे में इतना जो कंसर्न है वो नहीं होना चाहिए। हमें कंसर्न होना चाहिए कि हुकूमती अखराजात किसी के तरीके से हम कम कर दें ताकि हमें इतने टैक्स बढ़ाने ना पड़े। उसका मतलब ये है कि राइट साइजिंग की जो बातें हुकूमत में उभरती हैं, और वज़ीर ख़ज़ाना ने भी उसकी बात की, राइट साइजिंग करने का मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात आप कम करेंगे, डिपार्टमेंट्स को बंद करेंगे, मिनिस्ट्रियों को बंद करेंगे, जो इतने ज़्यादा जो कैबिनेट बनी हुई है उसको छोटा करेंगे, और यही काम आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी करने की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी में ये
हिम्मत कहना चाहिए या जज्बा कहना चाहिए, वो नहीं है कि ये इसको कम किया जाए, बल्कि वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप और हमने देखा है कि प्रोविंसेस में तो आपके पार्लियामेंटेरियंस ने भी अपनी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो किसी का मूड नहीं है कि अखराजात को कम किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, और जब तक हम अखराजात को कम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम टैक्स से रिलीफ नहीं दे सकते। और जब तक हम टैक्स से रिलीफ नहीं देंगे उस वक्त तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और जब तक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं होगी तो उस वक्त तक पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। सो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जैसे आपने खुद जिक्र किया कि वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि टैक्स में इजाफा होगा, अब गवर्नर स्टेट बैंक ने ये खबर भी सुना दी है कि जनाब जनवरी से जून तक महंगाई में भी इजाफा होगा। तो ये सारे मामला जो हैं ये तो अवाम के लिए तो कोई रिलीफ फिर ना हुआ। ये बिल्कुल अवाम के लिए रिलीफ का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपकी इकॉनमी अभी भी इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़ी है। ये जो एक दे रहे हैं ना इम्प्रेशन कि जी इकॉनमी बिल्कुल ठीक हो गई है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप सोचें ना कि इस वक्त तेल की दुनिया में कीमत तकरीबन $70 बैरल पे है, और हमें पता है कि जब भी ये तेल की कीमत $100 पे जाती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी की बिल्कुल हवा निकल जाती है। सो इस वक्त जो स्टेबिलिटी है वो बड़ी फेवरेबल है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से, और वो किसी वक्त भी चेंज हो सकता है क्योंकि दुनिया में इंतशार बहुत ज़्यादा है। चीन से अमेरिका का कंपटीशन है, फिर मिडल ईस्ट में इज़राइल का और फ़लस्तीनियों का एक कशमकश चल रही है और जेनोसाइड वहाँ पे हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अमेरिका हो सकता है ईरान पे कुछ हमला कर दे, तो आखिर में सिर्फ ये बता दें का मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बड़ी नाजुक जगह पे खड़ी है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी रिफॉर्म्स कर सकें, हुकूमत के अखराजात कम कर सकें। हुकूमत ने जो रेगुलेटरी आपके ऊपर बोझ डाला हुआ है, रेगुलेशंस को कम करें, लिबरलाइजेशन करें। डॉक्टर साहब आखिर में सिर्फ ये फरमा दें, डॉक्टर साहब आखिर में सिर्फ ये फरमा दें कि ट्रम्प करेंगे तो कुछ बात बनेगी। सर, ट्रम्प इंतजामिया के बाद क्या आप समझते हैं कि दुनिया की मईशत में भी कोई फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल। इस वक्त आपकी दो डिफरेंट किस्म की इकॉनमीज़ बन रही हैं। एक इकॉनमी है जो अमेरिका के इर्द गिर्द घूमेगी और वो अमेरिका फ़र्स्ट की इकॉनमी है, और दूसरी इकॉनमी जो है वो चीन के इर्द गिर्द घूमेगी, और वो जो है पूरी दुनिया का तकरीबन 70-80% चीन की इकॉनमी के इर्द गिर्द घूमेगा। और अगली जंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स, जो सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन चीज़ों की जंग है। दुनिया इस वक्त स्क्रैम्बलिंग हो रही है कि चिप्स हम कैसे बनाएं, कंप्यूटर्स का हम कैसे इस्तेमाल करें, बिग डेटा कहाँ से लाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करें। सो ये सारी चीज़ें तो दुनिया कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल फंसा हुआ है अपने अंदरूनी मामलात में और अपनी इकॉनमी के साथ, क्योंकि हमारी इकॉनमी कंपेटिटिव नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, दुनिया की मार्केट्स में वो जा नहीं सकती। आलमी मंडियों से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी अपनी इकॉनमी को बेहतर करे और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए नए वसाइल तलाश किए जाएँ। ये कहना डॉक्टर सलमान शाह साहब का। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन आज के लिए इतनी, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।